मतलूबा जगह पहुंचने के बाद मैंने गाड़ी रोकी ही थी कि एक तरफ से एलिस रोडियो अपने उन्हीं 4 साथियों के साथ निकल आया। उसने मेरा पुरजोश खैर मकदम किया। कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखकर उसने कहा, देखो ना, चलने का वक्त हो गया है और इस वक्त मैं तुम्हें यहाँ चाय या कॉफ़ी की पेशकश नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ ही गाड़ी में चल रहा हूँ। मेरे ये साथी पीछे दूसरी गाड़ी में आएंगे। दरअसल वेकोना के बारे में कुछ बातें करनी है तुमसे। वैसे ज़हनी तौर पर तुम अपने इस प्रोग्राम के लिए तैयार हो ना? क्यों नहीं एलिस रोडियो? एलिस रोडियो मेरे साथ कार में बैठा और मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। पीछे एक और बड़ी जीप में उसके 6 साथी जा बैठे और जीप स्टार्ट होकर हमारे पीछे चल पड़ी। एलिस रोडियो ने कहा, मैं बहुत देर तक तुम्हारे बारे में सोचता रहा हूँ। बिलाशुबा तुम ताश के बादशाह हो, लेकिन बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत से बादशाह नजर आते हैं। तुम्हारे अपने खेल का अंदाज क्या है? मैंने मुस्कुराती निगाहों से एलिस को देखा और कहा, यकीन कर लोगे मेरी बात पर मेरे दोस्त? 100% यकीन कर लूँगा, एलिस रोडियो ने जवाब दिया। तो फिर सुनो, मैं बेईमानी नहीं करता। एलिस रोडियो की आंखें हैरत से फैल गई। उसने कहा, नहीं, मैं कैसे मान लूँ ये बात? तुमने वादा किया है कि तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे। एलिस चंद लम्हात कुछ सोचता रहा, फिर उसने कहा, कुछ नामुमकिन सी बात लगती है। ताहम अगर तुम ये कहते हो तो मैं दोस्ती की बुनियाद पर आंखें बंद करके खामोश हुआ जाता हूँ, लेकिन बात मेरे जहन को हजम नहीं हो रही। ताश में तुम इस तरह जीतते होगे, बात समझ में नहीं आती। मैं शार्पर नहीं हूँ, लेकिन शार्परों के बारे में मैंने बेशुमार कहानियाँ सुनी हैं। क्या तुम वाकई शार्पिंग नहीं करते? नहीं। फिर ताश तुम्हारा फेवर कैसे करती हैं? ये तुम ताश से मालूम करो। देखो आकिल, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम शार्पिंग करो या जो भी अंदाज इख्तियार करो तो उसमें एहतियात रखना। मैं वेकोना में तुमसे दूर दूर रहूँगा और अपने आप को तुम्हारा साथी जाहिर नहीं करूँगा, लेकिन अगर कहीं गड़बड़ हुई तो इत्मीनान रखो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचने दिया जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए एलिस रोडियो को देखा और कहा, तुम्हें रफ्ता रफ्ता मेरे बारे में मालूमात हासिल होंगी एलिस रोडियो। मैं किसी भी ऐसी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा जिसका तुम यकीन नहीं करोगे, क्योंकि वक्त खुद ब खुद तुम्हें हर बात का यकीन दिला देगा। मैं ताश में गड़बड़ नहीं करता और कोई भी शख्स ये बात साबित नहीं कर पाएगा कि मैं ताश में कोई ऐसा चक्कर चलाता हूँ जिससे तुम शार्पिंग कहते हो। लेकिन इसके बावजूद मैं जीतना चाहूँ तो जीत सकता हूँ। बात ताशी की नहीं, जिंदगी के तमाम शोबों में। जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि जीत मेरा मुकद्दर है, लेकिन क्यों, आखिर क्यों, ऐसी क्या बात है? बस इसकी तफसील में ना जाओ तो बेहतर है। दिल तो चाहता है कि इस सिलसिले में मालूमात हासिल हों। फिलहाल अपनी इस जुस्तजू को तर्क कर दो। हम वेकोना पहुंच रहे हैं। बहुत बड़े आदमियों का क्लब है ये, और यहाँ मेंबर दाखिल होते हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दर हकीकत जिस इमारत में वह मुझे ले गया वो अपनी मिसाल आप थी, और यहाँ बड़ी आलीशान कारें नज़र आ रही थीं। एलिस रोडियो ने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे तमाम तफसीलात बताने के बाद खुद एक सिमत चला गया। मैं अंदर दाखिल हुआ और मुख्तलिफ गोशों से गुजरता रहा। फिर अचानक ही एक शख्स अपनी जगह से उठा और मेरे सामने पहुंच गया। उसने बड़े पुरजोश अंदाज में मुझसे मुसाफिया किया था। फिर उसने कहा, मेरा नाम फर्नांडो है। यकीनी तौर पर मेरे दोस्त तुम नहीं जानते होगे, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कैसे मिजाज हैं आपके मिस्टर फर्नांडो? बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें ब्लैकबर्ड क्लब में शतरंज खेलते हुए देखा था। शतरंज मेरा भी शौक है और मैं अक्सर खेलता रहता हूँ, लेकिन उस पाए का खिलाड़ी नहीं कि बहुत आला किस्म के लोगों से खेल सकूं। तुम यहाँ कैसे? बस जाहिर है लंदन में हूँ और लंदन की तमाम जगहों से वाकफियत हासिल करना चाहता हूँ। तब मैं तुम्हें अपने साथ कुछ पीने की पेशकश करता हूँ। क्या तुम ये पेशकश कबूल कर लोगे मेरे दोस्त? फर्नांडो ने बड़े खलूस से कहा, क्यों नहीं मिस्टर फर्नांडो, लेकिन शराब के अलावा मैं शराब नहीं पीता हूँ। कोई हर्ज नहीं है, यहाँ शराब के अलावा भी और बहुत कुछ मौजूद है, फर्नांडो ने कहा और मुझे अपनी मेज़ पर ले गया। उसने अपने लिए भी एक और मशरूब मंगवा लिया। फिर गुफ्तगू के दौरान वह मुझसे मैडम आरसाना के खेल के बारे में बातें करने लगा। शतरंज के बारे में उसने मुझसे बहुत से सवालात किए और मैं उसे जवाब देता रहा। फिर उसने मेरे वेकोना में आने की वजह पूछी तो मैंने उसे बताया कि मैं ताश खेलना चाहता हूँ। तो फिर मैं तुम्हारा तारुफ ऐसे चंद अफराद से कराता हूँ जो ताश के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और सही मायनों में यूँ समझ लो कि वेकोना की जान है। मैंने आमादगी का इजहार कर दिया। इसी तरह बात से बात निकलती है और काम बनता है। जिन लोगों से मुझे मुतारिफ कराया गया था वो दर हकीकत बहुत बड़े लोग थे और मुझे उनके साथ ही बिठा दिया गया। उस वक्त एलिस रोडियो भी हॉल में मौजूद था।
उसने मुझे वहां बैठे देखा तो मुस्कुराते हुए इशारा किया और ये जाहिर किया कि वो बहुत मुतमईन है। बड़े बड़े खिलाड़ी थे। मैंने भी उनके साथ ज़रा बड़ा ही खेल शुरू किया और खेलने के अंदाज में लापरवाही रखी। कैफियत वही रखी थी कि 2-3 हाथ शुरू में हारे जाएं और उन हारे हुए हाथों में मैंने बहुत बड़ी रकम गंवा दी। वो लोग मुस्कुरा रहे थे, मुझे अनाड़ी समझ रहे थे, लेकिन चौथा हाथ मेरा होना चाहिए था, वरना उसके बाद मेरे सामने रखी हुई रकम इतनी कम रह जाती कि मैं बड़ा खेल नहीं खेल सकता था। चुनाचे खेलते हुए मैंने उनमें से एक को हुक्म दिया कि वो अपने पत्ते उठाकर देखे और फिर उन्हें फेंक दे। उसने मेरे इस हुक्म की तामील की। दूसरे आदमी ने भी अपने पत्ते देखे, उसके पत्ते कुछ भी हों, लेकिन जो मैं उसे बता रहा था उसे अपने पत्ते वही नजर आ रहे थे। फिर और कई आदमी भी खेल से दस्तबरदार हो गए। मैंने उन सब में से बड़ी आसामी को ताड़ लिया जो मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे लिए इंतहाई कारगर थी। खेल मेरे और उसके दरमियान रह गया और वो किसी तौर हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अलबत्ता मुझे ही शो कराना पड़ा क्योंकि मेरे सामने की रकम ख़त्म हो रही थी। शो हुआ और नतीजा वही हुआ जो मैं चाहता था। मेरे सामने स्टिकर्स के अंबार लग गए और लोगों ने अजीब अजीब सी आवाज़ें अपने मुंह से निकाली। दूसरा, तीसरा और चौथा हाथ खेला गया और मेरे सामने स्टिकर्स की ढेरियां बढ़ती चली गईं। अफराद खेल से दस्तबरदार हो गए और अब बेशुमार लोग हमारे गिर्द जमा थे। उनमें से चंद की निगाहों में शक के आसार भी थे और वह तमाम तरीके इख्तियार किए जा रहे थे जो किसी शार्पर के खिलाफ किए जा सकती हैं। मैं निहायत साफ सुथरा खेल खेल रहा था और उन लोगों को असल सूरत हाल की हवा भी नहीं लगने दे रहा था। फिर इतनी बड़ी रकम मेरे सामने आ गई कि उसके बाद खेलना मुमकिन नहीं रहा। चुनाचे मैंने भी माजूरी का इजहार कर दिया। यूं भी काफ़ी वक्त हो गया था। ये रकम मैंने कैश कराई और उसके बाद मैंने उसे क्लब ही से मिले हुए एक बैग में भर लिया। आज मैं सबकी निगाहों का मरकज़ था और बहुत से लोग मेरे करीब आना चाहते थे। फर्नांडो तो शिद्दत हैरत से बेहोश हुआ जा रहा था। जब मैं क्लब से बाहर निकला तो उसने कहा, मिस्टर आकिल, आप शतरंज के ही नहीं ताश के भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और इस वक्त वैकोना में मैं समझता हूं कि आपने बड़ी सनसनी फैला दी है। मैंने मिस्टर फर्नांडो का शुक्रिया अदा किया और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। एलिस रोडियो को मैंने अपने आसपास मुसलसल देखा, लेकिन उस वक्त भी वो मेरे करीब नहीं आया। मैंने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। पीछे एलिस रोडियो की जीप भी चल पड़ी और वो खुद भी उसमें मौजूद था। काफ़ी फासला तय कर लिया गया और फिर बहुत सी सड़कों से गुजरने के बाद एक सुनसान सी सड़क पर एलिस रोडियो की जीप मेरी गाड़ी के बराबर आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अंगूठा ऊपर उठाया और बोला, क्या प्रोग्राम है माय डियर? वहीं चल रही हैं जहां हमारी पहली मुलाकात हुई थी। नहीं, बल्कि मेरे साथ चले आओ, उसने कहा और मैंने बेखौफी से गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे पीछे लगा दी। एलिस रोडियो तो इस बार भी मेरे साथ आकर नहीं बैठा। मेरे जहन में उस वक्त बहुत से ख्यालात थे और यही वो लम्हा था जब एलिस रोडियो की नीयत का पता चल सकता था। हम बहुत से गुंजान इलाकों से गुजरते हुए बिल आखिर एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जो सियाह फामों के लिए मखसूस था। यहाँ की जिंदगी भी लंदन के बकिया इलाकों की जिंदगी से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। एक खूबसूरत से मकान के सामने एलिस रोडियो ने अपनी जीप रोक दी और उतरकर मेरे पास आ गया। मेरे घर आना पसंद करोगे? क्यों नहीं मेरे दोस्त, मैंने कहा और गाड़ी से उतरकर एलिस रोडियो के साथ चल पड़ा। एलिस रोडियो ने मायनेखेज निगाहों से मुझे देखा और फिर पीछे पलटकर वो बैग गाड़ी से निकाल लिया जो करेंसी नोटों से भरा हुआ था। वो बैग हाथ में लिए मेरे साथ अंदर दाखिल हो गया और एक बड़े से कमरे में पहुंचकर उसने मुझे बैठने की पेशकश की और बैग मेरे करीब रख दिया। मैंने खुद जायजा लिया था तुम्हारे खेल का और शायद तुम्हें इस बात का अभी अंदाजा ना हो कि उस वक्त क्लब के 5 ऐसे शार्पर तुम्हारी निगरानी कर रहे थे जो क्लब के लिए खेलते हैं और हर किस्म की शार्पिंग पर निगाह रखते हैं। बिलाशुबा अगर उस गेम में कोई गड़बड़ हुई थी तो तुमने उसका इजहार नहीं होने दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था एलिस रोडियो के, लेकिन मैं तो इसे जादूगरी समझता हूँ। तुमने लाखों डॉलर जीत लिए हैं और मेरा ख्याल है एक दिन में कोई भी इतनी बड़ी रकम जीत कर वहाँ से नहीं उठा। मैं बहुत दूर तक इस बात का अंदाज़ा लगाता रहा था कि कोई तुम्हारा ताकुब तो नहीं कर रहा, लेकिन शुक्र है ऐसी बात नहीं थी। वैसे अगर ऐसी कोई बात होती तो एलिस रोडियो तुम्हारा बेहतरीन मुआवन साबित होता। अब ये बात कहकर तुम मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश ना किया करो। नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताओ क्या खाया पिया जाए? कुछ नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? तुमने खाना तो नहीं खाया? हाँ, हल्का फुल्का रहना चाहता हूँ। वैसे रकम निकालो और अपना हिस्सा उसमें से वसूल कर लो। एलिस रोडियो ने शर्मिंदा सी निगाहों से मुझे देखा और बोला, अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि अपना हिस्सा वसूल कर लूँ
तो बराहे करम ये ख्याल जहन में ना लाना। मैं तुम्हें अपने अहले ख़ानदान से मिलाना चाहता हूँ। पहले हम इस मरहले से फारिग हो जाएं, उसके बाद ये कर लेंगे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और बड़ी खुशी के साथ जीती हुई रकम का आधा हिस्सा एलिस रोडियो को दे दिया। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने कहा, अगर इस तरह हमने 4-5 खेल भी खेल लिए तो समझ लो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। तुम जब भी चाहो मुझे खेल के लिए बुला सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल में वक्फा बेहद ज़रूरी है ताकि लोग हमारी तरफ से मशकूक ना हो जाएं और लंदन की पुलिस मेरा पीछा न करने लगे। मैं जानता हूँ, एलिस रोडियो ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर उसने चंद अफराद से मेरी मुलाकात कराई। ये उसके घर के लोग थे, उसी की तरह स्याफाम और उसी की तरह मुखलिस। बहुत मोहब्बत का सलूक किया था उन्होंने मेरे साथ। बाद में एलिस रोडियो ने मुझे कॉफ़ी की पेशकश की जो मैंने कबूल कर ली और थोड़ी देर के बाद हम दोनों तन्हा थे। तुम्हारी ज़िंदगी का कोई अहम मकसद नहीं है मिस्टर आकिल। जाहिर है अगर इसी तरह तुमने अपना ये काम जारी रखा तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन जाओगे। मेरी ज़िंदगी का मकसद है एलिस रोडियो, और इसके लिए मुझे कुछ दोस्त दरकार हैं। क्या मतलब? एलिस रोडियो ने चौंक कर पूछा। बस कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ कुछ अमल शुरू कर रखा है, मुझे उनसे निमटना है। एलिस रोडियो का चेहरा चमक उठा। उसने आहिस्ता से कहा, सिर्फ उनके नाम और पते मुझे दे दो और ये बता दो कि बात कहाँ तक ले जानी है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसे कहा, मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है मेरे दोस्त, यकीनन तुम मेरा साथ दोगे। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैंने ये अल्फाज सिर्फ रवादारी में कहे हैं तो तब तुम्हारा ये ख्याल गलत है। मैं तुम्हारे दुश्मन को ख़त्म कर देना चाहता हूँ और ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो फिर यूँ समझ लो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है एलिस रोडियो, और किसी भी लम्हे मैं तुम्हें किसी काम से तलब कर सकता हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खुशी मुझे और किसी बात से नहीं होगी। फिर बहुत देर तक बातें हुई और इसके बाद एलिस रोडियो मुझे घर तक छोड़ने के लिए आया और मेरी रिहाइश का देखकर चला गया। मैंने उसे खुद अंदर आने की पेशकश नहीं की क्योंकि यह किसी लिहाज से मौजू नहीं था। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ नगमा बाजी के कमरे में रोशनी नज़र आ रही थी। अंकल इलियास हुसैन और चची जान शायद सोने के लिए चले गए थे। नगमा बाजी जाग रही थी। मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और अपने कमरे में आ गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद नगमा बाजी आ गईं। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, आजकल बहुत देर तक रात को गायब रहने लगे हो। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, हाँ नगमा बाजी, जाहिर है यहाँ के हालात का अच्छी तरह जायज़ा ले रहा हूँ और ये भी ज़रूरी है मेरे लिए। खुदा के लिए कोई और मुश्किल ना पाल लेना तुम। नहीं नगमा बाजी, आप इत्मीनान रखें, मैं आप लोगों के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। मेरा ये मकसद नहीं है बेवकूफ़ आदमी। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि ज़रा मोहतात रहना। हमारे ऊपर ज़वाल आया है और पता नहीं कब क्या हो जाए। अब तो मुझे खौफ महसूस होता है। घर की हालत किस कदर ख़राब हो गई है तुम खुद देख रहे हो। बेचारे डैडी बज़ाहिर एजाज को बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनके दिल में क्या है। बड़े दुखे हुए हैं अंदर से वो। मैं जानता हूँ नगमा बाजी, बस थोड़े दिन सब्र कर लीजिए, कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी। पता नहीं क्या होगा। मैं तो अब एक और ही बात सोच रही हूँ, क्यों ना हम वापस पाकिस्तान चलें और बाकी वक्त वहीं गुजारें। मैंने ताज्जुब से नगमा बाजी को देखा और बोला, एजाज के बगैर। नगमा बाजी एक सिसकी लेकर खामोश हो गई। मैं उनकी जहनी कैफियत समझ रहा था। ये लोग अब एजाज से मायूस होते जा रहे थे। मेरे जहन में भी बार बार एक ख्याल आता, वो ये कि एजाज चालाक आदमी है। ये वारदात करने के बाद कहीं वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश ना करे। पता नहीं वो इस कोशिश में कामयाब होगा या नहीं। ये बड़ा टेढ़ा मसला हो गया था। रात को ना जाने कब तक मैं इस बारे में सोचता रहा और फिर नींद आ गई। लेकिन नींद अभी ज़्यादा पुख्ता नहीं हुई थी। गालिबन रात के 2 बजे थे कि आँख खुल गई। बस कोई ख़ास वजह नहीं थी, कुछ बेसुकूनी का सा एहसास था और इसकी वजह शायद ये थी कि मैं अभी तक किसी भी सिलसिले में कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर सका था। एक बार फिर जमाल का ख्याल जहन में आया। 2 बजे का वक्त है, वो जहाँ भी होगा यकीनी तौर पर इस वक्त सो रहा होगा। कोई तरकीब ऐसी हो सकती है कि इस वक्त उससे ज़हनी राब्ता कायम किया जाए। नींद के आलम में ये कोशिश किस कदर कारगर हो सकती है, इसका तजुर्बा करने का ख्याल न जाने क्यों दिल में आया और मैंने अपनी तमाम तर ज़हनी कुव्वतों को एक जानिब मरकूज़ कर दिया। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था और मैं एक दीवार पर निगाहें जमाए बैठा उसे घूर रहा था। मेरा जहन ना जाने कहाँ कहाँ परवाज़ कर रहा था। रफ्ता रफ्ता मुझे दीवार पर मध्यम मध्यम रोशनी का एहसास होने लगा और फिर ये रोशनी बढ़ती चली गई।
दीवार इस कदर रोशन हो गई कि अब कमरे का पूरा मंजर नजर आ रहा था और मैं तारीकी के बावजूद हर चीज़ को बआसानी देख सकता था। ये एक नया एहसास था जो इस वक्त मुझे अपने बारे में हुआ। ताहम मैंने जहनी कुव्वतों को जमाल की जानिब मरकूज किया और उसे देखने की कोशिश करने लगा। दूसरे लम्हे मेरी आंखें हैरत से फैल गईं क्योंकि दीवार पर मुझे जमाल का चेहरा नजर आ रहा था। एक मसहरी थी और वह उस पर गहरी नींद सो रहा था। मैं बेचैन निगाहों से मसहरी के अतराफ के मनाजिर देखने लगा और रफ्ता रफ्ता बिल्कुल उसी तरह ये मनाजिर मेरी आंखों में रोशन हो गए जिस तरह मैं यहाँ अपने कमरे के मनाजिर देख रहा था। दीवार पर अब जमाल साफ नजर आ रहा था। मैं उस कमरे का पूरी तरह जायजा लेने लगा। एक छोटा सा बोसीदा सा कमरा था। दीवारें बदनुमा थीं। एक तरफ फिल्मी अदाकाराओं की तस्वीरें लगी हुई थी। जिस मसहरी पर जमाल लेटा हुआ था वो भी बुरी हालत में थी। उस पर एक भद्दा सा बिस्तर बिछा हुआ था। कमरे का फर्श नंगा था। ना जाने कौन सी जगह है। मैंने टटोलने वाली निगाहों से कमरे के दरवाजे को तलाश किया और फिर मेरी निगाहें दरवाजे पर जम गईं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे को खुलता हुआ महसूस किया और मैं दरवाजे के बाहर का जायजा लेने लगा। एक छोटा सा सेहनुमा हिस्सा नजर आ रहा था जिसमें एक मध्यम बल्ब रोशन था। दूसरी सिमत सीढ़ियां मौजूद थीं। मैं उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तकरीबन 20 सीढ़ियां तय करने के बाद मैं सड़क पर आ गया और मैंने अपने अतराफ में चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा देखा। यह फुटपाथ था और जिस बिल्डिंग से मैं उतरा था वो पुराने लंदन के एक मखसूस इलाके में थी। मुझे इसका अंदाज़ा आसपास की चीज़ें देखकर हो रहा था। फिर मैंने सड़क अबूर की और सामने के हिस्से में पहुंच गया। यहाँ से खड़े होकर मैंने उस बिल्डिंग को देखा। बिल्डिंग के दाएं और बाएं 2 सिमत दुकानें नजर आ रही थीं और उन पर बोर्ड लगे हुए थे। ये दुकानें भी गालिबन पाकिस्तानियों की दुकानें थीं क्योंकि यहाँ कुछ बोर्ड उर्दू में भी लगे हुए थे। मैं उन दुकानों को दूर तक देखता चला गया और फिर मैंने एक पार्क देखा। एक छोटा सा खूबसूरत पार्क। उस पार्क के सामने भी एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर पार्क का नाम लिखा हुआ था। मैं बेचैन अंदाज में वहां से भी आगे बढ़ा और एक बार फिर बिल्डिंग के सामने से गुजरकर उसके बाएं सिमत दूर तक चला गया। इस इलाके को मैं पूरी तरह ज़हन नशीन कर रहा था और मुझे यह एहसास हो रहा था कि मैं ये इलाका देख चुका हूँ। एक अनोखा इंकिशाफ था, एक अनोखा तजुर्बा। मैं आसपास की तमाम जगहों को देखता रहा और मैंने इस इलाके का एक बहुत बड़ा नक्शा जहन में तैयार कर लिया। इसके बाद मैंने वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू किया और मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ बिल आखिर यहाँ पहुँच गया जहाँ मैं इस वक्त मौजूद था। और उसी वक्त अचानक ही मेरे जहन में एक छनाका सा हुआ और दीवार पर नजर आने वाले मनाजिर मिट गए। मैं हैरान निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। कमरा वही था, दीवार रोशन थी और कमरे की चीज़ें नुमायां, लेकिन अब वो मनाजिर ओझल हो चुके थे। अनोखा तजुर्बा, अनोखी बात, मगर इस अनोखे तजुर्बे ने मेरे अंदर एक नया वलवला पैदा कर दिया। मैं फुर्ती से अपनी जगह से उठा और मैंने रोशनी जला दी। इसके बाद उस राइटिंग टेबल के नज़दीक पहुंच गया जो एक सिमत रखी हुई थी। उसमें से एक कागज़ निकालकर मैं उस इलाके के बारे में पूरी तफसीलात ज़हन नशीन करने लगा जो मैंने अभी अभी चश्मे तसव्वुर से देखा। और ना जाने क्यों मेरे दिल में खुशी की धड़कनें नमूदार हुईं। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो मैं इस इलाके से नाआशना नहीं था, तो क्या जमाल उस इमारत में मौजूद है? मैंने हैरत और दिलचस्पी से सोचा और मेरी खुशियाँ अरूज पर पहुँच गईं क्योंकि मेरे जहन ने जवाब दिया था कि जो जगह मैंने देखी है वही वो जगह है जहाँ जमाल मौजूद है। ये एक दिलचस्प तजुर्बा था मेरी उन खुदादाद कुव्वतों के सिलसिले में जो मुझे अता की गई थी। जमाल से मैं ज़हनी तौर पर जवाब तो तलब नहीं कर सका क्योंकि शायद इसके लिए यह ज़रूरी था कि जिस शख्स से मैं ज़हनी राब्ता कायम करूं वो खुद भी मेरी जानिब मुतवज्जा हो जाए और ये महसूस करे कि उसकी किसी से गुफ्तगू हो रही है। जमाल तो बेचारा ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं उससे मुखातिब हूँ। चुनाचे अगर मेरे अल्फाज उसके कानों में गूंजे भी होंगे तो उसने इसे अपना वहम करार दिया होगा। लेकिन एक नया तजुर्बा दरियाफ्त हो गया था और मेरा दिल मुसलसल गवाही दे रहा था कि मेरी ये कोशिशें कारगर हुई हैं। और इसके बाद भला रात को नींद आने का क्या सवाल पैदा होता था, लेकिन उस वक्त निकलकर कहीं भागा भी नहीं जा सकता था। चुनाचे जिस कदर भी मुमकिन हो सका मैंने सब्र सुकून से काम लिया। अलबत्ता दिल में यह फैसला कर लिया कि कल मुझे क्या करना है। पहले मैं उस इलाके का जायज़ा लूँगा जो मेरे तसव्वुर की आंख ने देखा है और इसके बाद उस इमारत की तलाशी लूँगा जहाँ मुझे जमाल नज़र आया। बाद में जो भी सूरत हाल होगी देखी जाएगी। मेरा दोस्त एलिस रोडियो मेरा मुआविन साबित हो सकता है। आखिर ये काविश मैंने किस लिए की? सुबह हो गई, नींद तो आई ही नहीं थी। थोड़ी बहुत आंखें बंद कर ली थी और रात के जागने की कसलमंदी जहन पर सवार थी जिसे गुसल ने काफ़ी हद तक कम कर दिया।
यहाँ के मामूलात पर तो औस ही पड़ गई थी। हालांकि अंकल इलियास हुसैन एक जिंदा दिल इंसान थे और थोड़े से अफराद होने के बावजूद यहाँ इस घर में अच्छा खासा खुशी का समा रहता। मिलने जुलने वाले भी आते रहते। खुद अंकल इलियास हुसैन बहुत ही मिलनसार तबीयत के मालिक थे। चुनाचे घर में भी अच्छी खासी रौनक होती थी। लेकिन जिस दिन से एजाज का वाकया हुआ, अंकल इलियास हुसैन गोशानशीन होकर रह गए। जमाल का सिलसिला खत्म हो जाए तो फिर एजाज के बारे में कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त किया जाएगा जिससे उसकी जान बच सके। हालांकि उसने बेचारी कैथराइन के साथ जो कुछ किया था वो बहुत ही अफसोसनाक था, लेकिन अब जो कुछ होना था वो तो हो ही चुका था। मिस्टर बेकर के लिए भी मेरे दिल में इज्जत का मुकाम पैदा हो गया। बहुत मुश्किल काम था सब्र करना। अब तक तो ना जाने क्या कुछ हो चुका होता, लेकिन मिस्टर बेकर ने अपने जोश को दबाकर होश से काम लिया। जाहिर है कसूर अंकल इलियास हुसैन का नहीं था। एक दूसरी शख्सियत ने मिस्टर बेकर के सीने में खंजर मारा था। उन्होंने इलियास हुसैन से इंतकाम नहीं लिया और कैथराइन को लेकर अमेरिका चले गए। नाश्ता भी सिर्फ मैंने और नगमा बाजी ने किया। मामूलात में कोई तब्दीली नहीं थी, करने के लिए कोई गुफ्तगू नहीं थी। बस दो अफराद की गुमशुदगी जहन में थी। जमाल और एजाज का नाम लेकर खुसूसन नगमा बाजी की आंखों में नफरत और मोहब्बत की मिली जुली कैफियत पैदा हो जाती। नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने लिबास वगैरह तब्दील किया और कार लेकर बाहर निकल गया। अहले खानदान भी, अंकल इलियास हुसैन के घर वाले अब भी मेरे मामलात के बारे में कोई छानबीन नहीं करते थे। वैसे भी मेरी जिंदगी बेमकसद नहीं थी। कम अज़ कम अंकल इलियास हुसैन को मेरे बारे में कोई तशवीश नहीं होती थी। मैंने तमाम ख्यालात जहन से झटक दिए और जहन को एक तरफ मुतवज्जा करके सफ़र करता रहा। मुझे उस जगह की तलाश थी। लंदन के पुराने इलाके में पहुंचने के बाद मैंने अपनी जहनी कुव्वतों को बरूए कार लाकर उस इलाके का तयन किया और मुझे ये देखकर निहायत मुसर्रत हुई कि जो कुछ मेरी जहनी कुव्वतों ने मुझे बताया था वो मेरी निगाहों के सामने आता जा रहा था। मैं पूरी तवज्जो के साथ एक एक जगह को देखता हुआ आगे बढ़ता रहा और फिर मेरा दिल खुशी से भर गया, क्योंकि मैंने वो इमारत देख ली थी जो रात को मेरे तसव्वुर में आई। एक दरमियाने दर्जे की इमारत थी, गालिबन गरीब लोगों की बस्ती थी। मुझे यहाँ काफ़ी एशियाई लोग नजर आ रहे थे। तर्ज ज़िंदगी भी उन्होंने उस इलाके में एशिया जैसा ही अपना रखा था। लंदन की महंगी ज़िंदगी में यकीनी तौर पर यह जगह उन्हें सस्ती पड़ती होगी और यहाँ उन्होंने अपनी रहाइश के लिए इसी अंदाज का बंदोबस्त कर लिया जिस तरह लोग गैर ममालिक में रहते हैं। कार उस इमारत से कुछ फासले पर रोककर मैं उसका जायज़ा लेता रहा। एक और ख्याल मेरे जहन में आया, वो ये कि अगर मैं इमारत में दाखिल होने की कोशिश करूं तो मेरे लिए काफ़ी खतरात पैदा हो सकते हैं। वो लोग मुझसे गाफिल या नावाकिफ नहीं होंगे, क्योंकि जमाल को ब्लैक बर्ड से अगवा किया गया है और वहाँ मेरा शतरंज का मुकाबला हो रहा था। कम अज़ कम उन्हें यह अंदाज़ा तो होगा ही कि जमाल किसके साथ रहता है या कौन उसकी पुश्त पर है। हो सकता है यहाँ मुझे खतरात का सामना करना पड़े, लेकिन उसके बगैर कोई चारा भी तो नहीं था। बड़ी मेहनत और होशियारी की ज़रूरत थी। चुनाचे मैं कार से उतरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस इमारत की जानिब बढ़ गया। मेरी निगाहें चारों तरफ का जायज़ा ले रही थीं। हिम्मत कर डाली, चुनाचे अब कोई और एहसास नहीं रह गया। बिलाखिर मैं इमारत में दाखिल होकर उस फ्लैट के सामने पहुंच गया जो मेरे नुक्ता निगाह से वही फ्लैट हो सकता था जिसमें जमाल को देखा था। मेरा दिल धड़क रहा था कि क्या मेरी जहनी कुव्वतों ने वाकई मेरी सही रहनुमाई की है और मैं अब इस जगह मौजूद हूँ जहाँ जमाल है। अगर ऐसा ना होता तो जाहिर है इस जगह की निशानदेही मुझे तसव्वुर में ना होती। मैंने उस दरवाजे को देखा और फिर हिम्मत करके उसके करीब पहुंच गया। दरवाजे पर बेल लगी हुई थी। मैंने घंटी का बटन दबाया और चंद लम्हात के बाद दरवाज़ा खुल गया। एक एशियाई लड़की थी जो सफ़ेद साड़ी में मलबूस कोई घरेलू औरत मालूम हो रही थी। उसके स्याह बालों की घनी लटें पेशानी पर झूल रही थीं और आंखें बहुत खूबसूरत थीं। चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मुझे देखकर उसका चेहरा सुकड़ गया और उसने सर्द लहजे में पूछा, कहो क्या बात है? मुझे आपसे कुछ मालूमात हासिल करनी है। मैंने कहा, कैसी मालूमात? यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, मुझे उससे मिलना है। यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है, समझे? उसने कहा और इस तरह पीछे हटी जैसे दरवाज़ा बंद करना चाहती हो, लेकिन मैंने एक कदम आगे बढ़कर दरवाजे पर हाथ रख दिया। सुनिए तो सही, बराहे करम मेरी बात सुनिए। आप एशियाई मालूम होती हैं। हाँ हूँ, मगर यहाँ कोई और नहीं रहता मेरे सिवा। मगर मुझे यही पता दिया गया है। अजीब आदमी हो, जब मैं कहती हूँ यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं रहता तो फिर तुम्हें यहाँ का पता किसने दे दिया? उसने करख्त लहजे में कहा और पीछे हटकर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं ठिठक कर खड़ा हो गया। लड़की कौन हो सकती है और उसका ये रवैया कैसे तब्दील कराया जा सकता है? अभी मैं सोच ही रहा था कि दरवाज़ा फिर खुला और वह मुझे देखने लगी। क्या नाम है तुम्हारे दोस्त का? जमाल, मैंने कहा। बेख्तियार ही यह नाम मेरे मुंह से निकल गया। लड़की ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा
और फिर उसके चेहरे पर एक नुमाया तब्दीली नजर आई। नहीं, जमाल यहाँ नहीं रहता, तुम्हें ज़रूर गलत फहमी हुई है। मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, आप मुझे इसका मौका देंगी? लड़की के चेहरे पर कश्मकश के आसार नजर आने लगे। एक बार फिर उसने अपनी खूबसूरत आंखों से मुझे देखा और बोली, कहाँ के बाशिंदे हो? पाकिस्तानी हूँ। आओ अंदर आ जाओ, उसने कहा और मैं उसका शुक्रिया अदा करके अंदर दाखिल हो गया। लड़की ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़ा पुरस्कार रवैया था उसका और मैं इस पर भी गौर कर रहा था। फ्लैट में सिर्फ 2 कमरे थे और एक छोटी सी जगह जहाँ चंद कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं। उसने उन्हीं में से एक कुर्सी पर मुझे बैठने का इशारा किया और बोली, यहाँ जमाल नामी कोई आदमी नहीं रहता, बल्कि यहाँ शेखर रहता है। तुम शेखर को जानते हो? शेखर? मैंने किसी कदर उलझे हुए लहजे में कहा। इस दौरान वह बदस्तूर गहरी निगाहों से मेरा जायजा ले रही थी। फिर उसने कहा, शेखर को नहीं जानते तुम? नहीं, मैं शेखर को नहीं जानता। तो फिर जमाल का पता तुम्हें किसने दिया? बस मुझे किसी जरिए से मालूम हुआ था कि जमाल इस वक्त यहाँ है। जमाल को कैसे जानते हो तुम? वो मेरा दोस्त है। कब से दोस्ती है तुम्हारी उससे? काफ़ी दिन हो गए। लेकिन आप जब उसे जानती ही नहीं हैं तो ये सवालात क्यों कर रही हैं? तुम यहाँ क्या करते हो? अपने एक अजीज़ के साथ यहाँ रहता हूँ, करता कुछ भी नहीं हूँ। शेखर से तुम्हारे ताल्लुकात नहीं हैं? बस इत्तफाक से। मैं मिस्टर शेखर के बारे में कुछ नहीं जानता। वैसे क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? रुकमनी है मेरा नाम। शेखर की दूर के रिश्तेदार भी हूँ और वैसे उससे यही मुलाकात हुई थी। मिस्टर शेखर क्या करती हैं? सुनो, यहाँ कोई मालूमात तुम्हें किसी कीमत पर हासिल नहीं हो सकती, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में एक ख्याल आया है। और बाज़ औक़ात ये दिल जो है ना, बड़ी बेवकूफ़ी की हरकतें करता है और ऐसे ऐसे काम करा देता है जिसके लिए बाद में ज़िंदगी भर रोना पड़ता है। अगर आप कोई काम मुझे बताएंगी और मैं उसे कर सकूंगा तो आप यकीन कीजिए कि मैं ज़रूर करूंगा और आपको इस पर कभी रोना नहीं पड़ेगा। चाय पियोगे? उसने कहा। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम नहीं बताया तुमने अपना। मेरा नाम आकिल है, मैंने कहा। मेरी मुतजस्सस निगाहें चारों तरफ का जायज़ा ले रही थीं और एक लम्हे में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इस वक्त लड़की के अलावा इस फ्लैट में और कोई नहीं है। ये एहसास करके मैं दिल ही दिल में मायूसी का शिकार हुआ था कि जमाल यहाँ मौजूद नहीं है। लड़की के चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे। फिर उसने कहा, मेरे दोस्त बन सकोगे? मैं तुम्हारा दुश्मन तो नहीं हूँ? मैंने कहा, हाँ, एक अच्छा जवाब है। जाहिर है चंद लम्हों में दोस्ती नहीं हो जाती। जमाल के बारे में क्या जानना चाहते हो? रुकमनी, मुझे इत्तला मिली थी कि जमाल यहाँ मौजूद है और मैं उसे हर हालत में हासिल करना चाहता हूँ। वो लोग थोड़ी देर पहले उसे यहाँ से ले गई हैं। लड़की ने कहा और मैं चौंक पड़ा। किसे? जमाल को, उसने जवाब दिया। कौन लोग ले गई हैं? मैंने पूछा और लड़की फिर गर्दन झुकाकर सोच में गुम हो गई। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, अब जो कुछ भी हो जाए, पानी सर से ऊंचा हो चुका है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। शेखर अगर गिरफ्तार भी हो जाए तो अच्छा है, जेल में रहेगा। जेल में रहकर छूट जाए और इसके बाद वो इंसान बन जाए। सुनो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। शेखर मेरा रिश्तेदार भी है और बचपन का दोस्त भी। हो सकता है अगर वो अपनी असली ज़िंदगी हासिल कर लेता तो हम दोनों की शादी हो जाती। मैं तुम्हें ज़्यादा तफसील नहीं बताऊंगी, बस यूं समझ लो कि उलझी हुई और एक अलग सी कहानी है। शेखर यहाँ बुरी आदतों का शिकार है। जुआ खेलता है, स्मगलिंग करता है, नाजायज़ मुनशियात की तजारत करता है और किसी न किसी दिन वह ज़रूर मौत का शिकार हो जाएगा। यहाँ उसे अपने जाल में फांसने वाला पार्थी था। पार्थी एक देसी ईसाई है, लेकिन यहाँ अंग्रेज़ों से उसकी अच्छी खासी दोस्ती है और उसने अपना एक छोटा सा गिरोह बना रखा है। एक छोटा सा अड्डा है उसका जहाँ वह मुनशियात वगैरह की तजारत करता है और शेखर अब उसका आलाकार बन चुका है। जमाल को भी उन्होंने अपने जाल में फांसने की कोशिश की, लेकिन जमाल निकल कर भाग गया और इसके बाद उन्होंने उसे दोबारा पकड़ लिया। यहाँ जमाल को कैद रखा गया। मैं भी शेखर के साथ रहती हूँ और मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसकी निगरानी करूँ। बहुत अच्छा आदमी है वो, बड़ा मासूम, बड़ा सीधा साधा, लेकिन वो लोग ज़रूर उसे किसी मुसीबत में फंसा देंगे। उसे काफ़ी अजियत दी गई है, यहाँ मारा पीटा गया है और बिल आखिर उसे तैयार कर लिया गया है कि अब वह उन लोगों का साथ दे। चुनाचे वो उसके खिलाफ कोई ऐसा जाल बुनना चाहती हैं जिसमें फंसने के बाद जमाल उनके चुंगल से ना निकल सके। ये उनका प्रोग्राम है और मुझे चूंकि शेखर की वजह से ये बात मालूम हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। वह ज़रूर उसे अब हमेशा हमेशा के लिए अपने जाल में फांस लेंगे, जिस तरह उन्होंने शायद शेखर को फांसा था। तुम कुछ कर सकते हो तो अपने दोस्त के लिए कर लो, और अगर उसके लिए कुछ करने में कामयाब हो गए तो फिर तुम थोड़ी सी हमदर्दी करते हुए ये कोशिश करना कि शेखर भी उनके साथ ही गिरफ्तार हो जाए। अब इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं है शेखर को उनके चुंगल से बचाने की, वरना वो तो गर्दन गर्दन तक दलदल में धंसा हुआ है। लड़की के इंकशाफ ने मुझे शशदर कर दिया और मैं हैरान निगाहों से उसे देखते हुए सोच रहा था कि ये अनोखी कहानी है। अब मुझे क्या करना चाहिए?
ताहम मैंने दिलचस्पी से कहा, मिस रुक्मिनी, आप इत्मीनान रखिए। इस सिलसिले में जो कुछ भी कर सकता हूँ आपके लिए ज़रूर करूँगा, और आपका एहसान हो चुका है अब तो मुझ पर, यह एहसान मैं ज़रूर अदा करूँगा। मैंने कोई एहसान नहीं किया है। तुम अगर अकेले हो तो कर भी क्या सकते हो। पार्थी के साथ कई अफराद हैं और वो सारे के सारे जुराइम पेशा लोग हैं, अपने काम में मंजे हुए। तुम अगर उनके खिलाफ कोई कदम उठाओ तो इतना मुअस्सर उठाना कि कुछ कर सको, वरना मुसीबत में फंस जाओगे। बचा लो उस बेचारे को, अगर वही बच जाए तो अच्छा है। मेरी तकदीर में तो जो कुछ लिखा है वो होना ही है। पार्थी का ठिकाना मालूम है आपको? मैंने सवाल किया। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें उसका पूरा नक्शा बनाकर दे देती हूँ और पूरी तफसील बताए देती हूँ। इस वक्त जमाल तुम्हें वहीं मिलेगा। अब से थोड़ी देर पहले वो लोग उसे ले गई हैं। जमाल ने इस बात पर आमादगी का इजहार किया था कि वो उनकी बात मान लेगा। इसके बाद सारा काम हुआ है। आप मुझे पार्थी का ठिकाना बता दें। लड़की ने एक लम्हे के लिए गर्दन हिलाई, फिर उठकर कमरे में चली गई और थोड़ी देर के बाद वहां से वापस आई तो उसके हाथ में एक कागज था जिस पर बड़ी तफसील से एक नक्शा और ठिकाने का पता दर्ज था। मैं उसका जायजा लेता रहा और फिर मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, इत्मीनान रखो मिस रुक्मिनी, अगर जमाल मिल गया और मेरा काम बन गया तो तुम ये समझ लो कि मैं शेखर की जिम्मेदारी भी कबूल करता हूँ। मैं ज़रूर उसे इन बुरे रास्तों से वापस लाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लड़की की आंखें एक लम्हे के लिए नमनाक हो गईं और फिर उसने आहिस्ता से कहा, चलो एक ही बच जाए, कुछ तो भला होगा किसी का, मेरा ना सही। उसने कहा और मैं उठ खड़ा हुआ। मुझे इजाज़त दो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। वैसे तुम इसी जगह रहती हो या कोई और ठिकाना भी है तुम्हारा? नहीं, मेरा यही ठिकाना है, उसने पुरदर्द लहजे में कहा और मेरी तरफ देखती हुई बोली, जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद यहाँ रुकना बेमकसद था, चुनाचे मैं वहाँ से निकल आया। वो खतरा पेश नहीं आया था जिसकी मुझे तवक्को थी, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि वो लोग मुझसे नावाकिफ़ नहीं होंगे। शेखर की कहानी न जाने क्या है। रुक्मिनी ने बस मुख्तसर अल्फाज में बताया था कि वो उसकी मंगेतर है, लेकिन अगर शेखर भी उन लोगों के चुंगल से निकल आए तो क्या बुरा है। रुक्मिनी के अल्फाज बताते थे कि शेखर कम अज़ कम जमाल की तरह उनसे मुनहरिफ नहीं है, बल्कि पूरी दिलचस्पी से उनके साथ काम कर रहा है। ये पार्थी कौन है और उसने यहाँ अपने हाथ किस कदर फैलाए हुए हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, लेकिन जाहिर है मुझे तन्हा उस पते पर नहीं पहुँचना चाहिए था। इसके लिए सिवाय एलिस रोडियो के और कोई सहारा नहीं लिया जा सकता था। एलिस रोडियो ने मुझे अपना घर दिखा दिया था, चुनाचे मेरी कार उसके घर की जानिब दौड़ने लगी। अब सब कुछ उसके मिल जाने पर मुनहसिर था।